जानकारी दे रही हूँ कि हमारे जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस है उसमें जो टेक्सटुअल पार्ट है उसमें से कुछ पोर्शन माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा क्या किए गए हैं, कम किए गए हैं, जिनका विवरण मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ लेसन नंबर 11, द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी के उचित या सही उत्तराधिकारी। मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है, मनुष्य ने इतनी विजय प्राप्त कर ली है कि वो अपने आप को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान समझने लगा है। उसको लगता है कि नहीं, इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति पर सिर्फ उसका ही अधिकार है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने अपने इस लेख के माध्यम से बताया है कि पृथ्वी के वास्तविक उत्तराधिकारी या उचित उत्तराधिकारी कौन है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं जो इस पृथ्वी को अजेय समझ रहा है। तो चलिए बच्चों, इसको हम समझते हैं। इसके पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें, उसमें से लेसन नंबर 11 निकाल लें। सबसे पहले रीड करेंगे, When I become the owner of a teeny little piece of this wide earth, I firmly believed that my future was secure. It was a 2-acre plot with coconut palms and an old house that could be renovated. Those were the days when the price of coconuts was spiraling. I savored the thought of the palms laden with coconuts. It was a happy existence, but then arrived the interlopers, trespassing, flouting the legality of the ownership documents, violating the fence at the boundary, defying the sentry, my dog Shan. They did not seem to care for anyone in the world, not even the government. The first arrivals were birds and butterflies, a wide variety of birds, and so many butterflies perched on the bogs of the trees and plants. यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देखें बच्चों, फर्मली यानी पूर्णतः, कंप्लीटली, रेनोवेटेड नया करना, किसी पुरानी चीज को मरम्मत करके नया करना, स्पाइरलिंग बढ़ना, रोज फ्रीक्वेंटली बढ़ते रहना, सेवर्ड खुश होना, आनंदित होना, इंटरलॉपर्स हस्तक्षेप करने वाला, ट्रेसपासिंग अतिक्रमण या घुसपैठ करने वाले, फ्लॉटिंग उल्लंघन, डिफाइंग अवहेलना, सेंट्री पहरेदार। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। When I become a owner of a teeny little piece of this wide earth, जब मैं एक छोटे से पीस या छोटे से टुकड़े, पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े का एक क्या बना, स्वामी बना, ओनर यानी मालिक बना। आई फर्मली बिलीव दैट माई फ्यूचर वॉज सिक्योर, मुझे पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि मेरा भविष्य अब क्या है, सुरक्षित है। इट वॉज अ 2-acre प्लॉट विथ कोकोनट पाम्स एंड ओल्ड हाउस दैट कुड बी रेनोवेटेड। ये जो था, ये 2 एकड़ का बहुत बड़ा क्या था, एरिया था, जिसमें क्या हुए थे, नारियल के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे। एक पुराना घर था जिसको मैंने रेनोवेट या नया जैसा बना लिया था। Those were the days when the price of coconut was spiraling. ये वो दिन थे जबकि नारियल के जो रेट है, नारियल के जो कीमतें हैं, वो कैसी हो रही थी, धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ती जा रही थी। I savored that the thought of the palms laden with coconut, it was happily existence. मैं बहुत खुश हो रहा था, मैं बहुत आनंदित हो रहा था कि अरे नारियल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे नारियल हो रहे थे। बट देन अराइव्ड द इंटरलॉपर्स, लेकिन उसी समय इंटरलॉपर्स यानी बहुत सारे हस्तक्षेप करने वाले लोग आने लगे। ट्रेसपासिंग, बहुत सारे अतिक्रमणकारी, घुसपैठिए मेरे वहां आने लगे। फ्लोटिंग द लीगैलिटी ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, जिनके पास कोई मालिकाना हक या दस्तावेज नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे थे, वो उल्लंघन कर रहे थे उस सारे कानूनों का, और मेरी इस बने 2 एकड़ के प्लॉट में वो अपना अतिक्रमण करने आने लगे। उनके पास कुछ भी दस्तावेज नहीं थे। कौन थे वो? वायलेटिंग द फेंस एट द बाउंड्री, डिफाइंग द सेंट्री माई डॉग शॉन, और वो बाउंड्री में जब हम फेंस यानी वो कटीली झाड़ियां लगाते ना, एक
बाड़ बनाते हैं, तो उस बाड़ को भी वो पार करने लगे और डिफाइन द सेंट्री, और जो सेंट्री जो पहरेदार था उसकी भी वो क्या करने लगे, अवहेलना करने लगे। अब उनका पहरेदार कौन था, उनका जो डॉग था, कुत्ता था, शान, शान की भी वो अवहेलना करने लगे, उससे भी नहीं डरते थे और वो लोग बाउंड्री पार करके मेरे यहाँ आ जाते थे। कौन थे? They didn't seem to care for anyone in the world. उनको इस दुनिया में किसी की चिंता या किसी की परवाह नहीं थी। Not even the government. वो सरकार की भी चिंता नहीं करते थे। अब ये लोग कौन थे? तो लेखक बताता है, The first arrivals were birds and butterflies. सबसे पहले मेरे यहाँ चिड़िया आई और बटरफ्लाई है ना, तितलियां आई। A wide variety of birds. चिड़ियों की बहुत सारी किस्में, तरह तरह की चिड़ियां, एंड सो मैनी मैनी बटरफ्लाईज, और बहुत सारी तितलियां। पर्ज्ड, जब कोई ऊपर से उड़ता हुआ आकर के किसी चीज पे बैठता है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं पर्च। बेसिकली ये किसके लिए होती है? एवीज यानी चिड़ियों के लिए होती है। ऑन द बॉक्स ऑफ द ट्री, बॉक्स यानी शाखा, ट्री की, वृक्षों की शाखाओं पे आके पर्च करने लगी, पौधों पे आके बैठने लगे। ऐसे लोगों का आना उसके यहाँ चालू हो गया। The birds chirped, the butterflies fluttered around in the courtyard, flashing their colors in the sunlight. We couldn't shoo off the chirping birds and the butterflies, but then came the crows. Their raucous crowing was more insufferable than the racket of the other birds. Besides, they swooped down, fall on the chicks. They were followed by hawks that perched on the coconut palms with the same intent. They kept watch and waited. Soon there were mongooses in the bamboo thicket and foxes in the shrubbery patch near it, ready to pounce on the hens. अब यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग्स देख लें। शू ऑफ यानी भगाना, रॉकस यानी कर्कश आवाज जो पसंद नहीं आती जनरली, सूप डाउन झपटना, इंटेंट मानसिकता, मैनगूजेस यानी नेवले, बैम्बू थिकेट बांस की जो झाड़ियां झुरमुट रहते हैं मोटे वो, श्रबेरी मतलब जहां छोटे छोटे श्रब टाइप के पौधों का झुरमुट लगा रहता है बहुत बड़ा वो, पाउंस झपटना, यहाँ पे अगेन आ जाएगा झपटना। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। The birds chirped, चिड़िया चहचहाने लगी। The butterflies fluttered around in the courtyard. courtyard यानी आंगन, घर के आंगन में बटरफ्लाई तितलियों ने खूब फ्लटरिंग यानी तेजी से उड़ना फड़फड़ाना चालू रखा। फ्लैशिंग देयर कलर्स इन द सनलाइट, और ऐसा सनलाइट में सूर्य की रोशनी में बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे कलर दिखाई देने लगे। We could not shoo off the chirping birds and the butterflies. हम नहीं चाहते थे किसी को भगाना, चिड़ियों को और तितलियों को भगाना नहीं चाहते थे। But then came the crows, तभी कौवे आ गए। Their raucous crowing was more insufferable. जब कौवे आ गए तो क्या हुआ, उनकी जो कर्कश आवाज थी, उनकी जो कर्कश आवाज तरीके की चिल्लाहट की जो आवाज थी वो बहुत दर्दनाक और भयानक थी, जिससे कि इसको हम सहन नहीं कर सकते थे। जबकि रॉकेट यानी दूसरे पक्षियों का जो कोलाहल था, रॉकेट यानी कोलाहल, दूसरे पक्षियों का जो झुंड था उसका जो कोलाहल था उसका हमको सहन हो जाता था। इसके बाद कौवे क्या करते थे? दे स्वूप डाउन ऑन द चिक्स, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे चिक्स कहलाते हैं, तो उन पर वो झपटते थे। क्यों झपटते थे? क्योंकि वो उनको मार लेते थे। देन दे वर फॉलोड बाय हॉक्स दैट पर्च्ड ऑन द कोकोनट palm विद द सेम इंटेंट। अब कौवे आ गए, तितलियां आई, चिड़िया आई, उसके पीछे कौवे आए। कौवे के आने के बाद में हॉक्स यानी बाज आने लगे वहां पर। बाज पक्षी आने लगे, वो भी वहां पर
कहाँ, कोकोनट के वृक्षों पर रहने लगे, नारियल के वृक्षों में। और वही मानसिकता थी उनकी कि जैसे कौवे स्वूप डाउन करते हैं, चिक्स को पकड़ते हैं, उसी प्रकार से वे भी पकड़ने लगे। दे केप्ट वॉच एंड वेटेड, और वे वहां पर वॉच करने लगे, निगरानी रखने लगे और इंतजार करने लगे कि कब उनको अपना शिकार प्राप्त हो सके। सून देयर वर मैंगोजेस इन द बैम्बू थिकेट, और जो बांस के वृक्षों का जो झुरमुट था उसके बीच में क्या आने लगे, नेवले आने लगे। कौन आ गया, तितलियां आई, चिड़ियां आई, कौवे आए, बाज आए, और उसके बाद आ गया नेवला। वो बैम्बू थिकेट के वहां पर बैठने लगा। फॉक्सेस, धीरे से लोमड़ी आने लगी, जहां झुरमुट छोटी छोटी झाड़ियां लगी हुई थी वहां पर लोमड़ियां भी आने लगी। और वो सब क्या करती थी, पाउंस ऑन द हैंड्स, वो मुर्गियों पर भी झपटने लगी। तो धीरे धीरे उस लेखक के घर में इतने सारे घुसपैठियों का आगमन चालू हो गया। नेक्स्ट देखें। Even as I wondered that right these creatures had to be on my land, there emerged a first creature without hands or legs or wings, a cobra. It stood before me, dignified, majestic, its hood spread out as if asking me what business I had on this patch. I said, "You had better leave my 2-acre land immediately." But then, where could it go? Hadn't almost the whole of this earth been bought by man bit by bit? My wife said, "The jackfruit has ripened, but squirrels and crows are feasting on it. Birds and bats are eating up all the guavas, sapotas and graft mangoes." अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, मीनिंग देखें। इमर्ज्ड यानी प्रकट होना, डिग्निफाइड यानी अभिमान पूर्व, मैजेस्टिक आलिशान, हुड स्प्रेड फन फैलाना, जब स्नेक अपना फन फैलाता है उसको हुड स्प्रेड बोलते हैं। जैक फ्रूट कटहल। आई वंडर्ड, उन्होंने बोला कि मैं आश्चर्यचकित था कि इतने सारे जो क्रीचर्स हैं, जो जीव जंतु हैं जो बनाए गए हैं, वो मेरे लैंड में या मेरे जमीन में हैं। इतना मैं सोच ही रहा था, तभी एक बहुत भयानक फर्स्ट क्रीचर्स यानी भयानक प्रकार का क्रीचर्स प्रकट हुआ, जिसके ना हाथ थे, ना पैर थे, ना ही विंग्स यानी पंख थे। वो क्या था, वो था एक कोबरा। कोबरा यानी एक स्नेक या एक सांप था। इट स्टूड बिफोर मी, ये मेरे सामने खड़ा हो गया। बहुत ही अभिमान और आलिशान तरीके से उसने अपना फन फैलाया और ऐसा लगा जैसे मुझसे पूछ रहा हो कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, मेरे इस क्षेत्र में तुम्हारा यहाँ क्या काम है। मैंने कहा, यू हैड बेटर लीव माई 2-acre लैंड इमीडिएटली। मैंने उससे कहा, तुमको तुरंत ही मेरे 2 एकड़ के जमीन को छोड़कर चला जाना चाहिए। बट देन वेयर कुड इट गो, लेकिन ये कहाँ जाए। अब यहाँ पर देखिए लेखक का हृदय परिवर्तन किस प्रकार होता है। ये कहाँ जाए, हैडंट ऑलमोस्ट द वोल ऑफ दिस अर्थ बीन बॉट बाय मैन, क्योंकि इस पृथ्वी की बहुत सारी जो जमीन है, जो पूरी दुनिया है, वो किसने खरीद ली है, मनुष्य ने खरीद ली है। बिट बाय बिट, टुकड़े टुकड़े करके मनुष्य ने इस पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया, उसको खरीद लिया। तो ये बेचारे क्रीचर्स जो हैं वो कहाँ जाएं। माय वाइफ सेड, मेरी पत्नी ने कहा, द जैक फ्रूट हैज रिपेंड। जैक फ्रूट कटहल को कहते हैं कि जो जैक फ्रूट है या कटहल है वो कैसा हो गया है, रिपेंड यानी पक गया है। लेकिन कैसे खाएं, क्योंकि स्क्वेरल्स जो गिलहरियां हैं, क्रोज जो कौवे हैं, फीस्टिंग ऑन इट, वो उसको खा जाते हैं। चिड़िया, बैट्स यानी चमगादड़, वो भी सारा सब कुछ खा रही हैं। क्या खा रही हैं, सारे अमरूद खा गई, सपोटास एक प्रकार का फल, चीकू, एंड ग्राफ्ट मैंगो, कच्चे आमों को भी वो खा जाते हैं। तो इतने सारे लोग जो मिलकर के, जो क्रीचर्स हैं, वो मिलकर के मेरे कटहल खा गए, अमरूद खा गए, सपोटा यानी चीकू खा गए, और कच्चे मैंगो को ये नष्ट कर रहे हैं, ऐसा मेरी वाइफ ने कहा। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, आई रिमार्क्ड, गॉड Almighty, who holds the universe together without a single prop, has created a variety of things for his creatures: fruit, edible roots, grass, grains, flowers, water, air, warmth and light. Don't you think we should remind ourselves always that birds, beasts and insects too are entitled to the produce of the earth?
Almighty God, how unfortunate it is that rats have to be killed so that we can live. Can human beings not survive without destroying other creatures of the earth? अब यहाँ लेखक क्या बोल रहा है, अपनी पत्नी को समझाता है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, ये सब तो इसकी प्राकृतिक सुंदरता है, उसने बोला। और क्या बोला, गॉड अलमाइटी, सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है, जिन्होंने बिना किसी सहायता से इस पूरे ब्रह्मांड, इस संपूर्ण संसार को अपने पास संभाल के रखा हुआ है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं अपने इन क्रिएचर्स के लिए। क्या क्या बनाया है अलमाइटी गॉड ने? फ्रूट्स बनाए, फल बनाए, एडिबल रूट्स खाने योग्य जड़ें बनाई, ग्रास घास बनाई, ग्रेन अनाज बनाए, तरह तरह के फ्लावर्स, तरह तरह के पुष्प बनाए, पानी, हवा और गर्मी प्रदान की, साथ ही साथ हमें रोशनी प्रदान की। इतना सब कुछ उस अलमाइटी गॉड ने हमारे लिए करके दिया। डोंट यू थिंक वी शुड रिमाइंड अवरसेल्फ ऑलवेज दैट, क्या तुमको नहीं लगता कि हमको हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए दैट बर्ड्स, बीस्ट, इंसेक्ट्स टू आर एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ? क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि चिड़िया, कीट पतंगे, जितने प्रकार के समस्त जीवधारी हैं, ये सारे लोग, इनका भी उतना हक है कि वे पृथ्वी की सारी उपज पर अपना अधिकार कर सकें। अलमाइटी गॉड, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, हाउ अनफॉर्चुनेट it is that rats have to be killed so that we can live. हे ईश्वर, ये जो चूहे आपने बनाए हैं, इनको हमें मारना पड़ेगा ताकि हम जिंदा रह सके। Can human beings not survive without destroying other creatures of the earth? फिर लेखक खुद से ही प्रश्न करता है कि क्या जो मनुष्य लोग हैं वो बिना किसी को नष्ट किए, दुनिया में बनाए गए इतने जो उनके कहना चाहिए कीट पतंगे और जितने जीव जंतु हैं, इनको नष्ट किए बिना क्या ह्यूमन या मनुष्य सरवाइव नहीं कर सकता है? ऐसा हो कि हमको इनको नष्ट करना ना पड़े। What we need is a scientific method, a novel idea that will make it possible for us to live without killing any creatures. O creators of rats, bear with us. They are going to be exterminated, though treachery. The issue is the loss of 900 coconuts every month. The sole means of our livelihood. Forgive us, forgive us. After shopping of 2 hours, my wife returned home. Along with other items of purchase was a large tin of a rat poison. The poison was mixed with bananas, rice, tapioca and kept all over the place beneath the coconut palms as well. In 4 days, 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and a cat disappeared behind the curtain of time forever. अब यहाँ पर लेखक क्या कहता है, ऐसा सोचता है, what we need is a scientific method, a novel idea that will make it possible for us to live without killing any creatures. हमें किसी भी जीवधारी को मारने बिना ही जीने का कोई वैज्ञानिक तरीका सोचना चाहिए, जो कि एक बहुत आदर्श विचार होगा। ओ क्रिएटर ऑफ रैट्स, चूहों को बनाने वाले, बियर विथ अस, हमारे साथ सहन करिए आप। जिन्होंने चूहों को बनाया, किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। बोलता है, हे ईश्वर, जो चूहों को बना रहा वो मेरे साथ सहन कर। दे आर गोइंग टू बी एक्सटर्मिनेटेड, एक्सटर्मिनेटेड मतलब पूर्णतः नष्ट करना, कि अब वो सारे चूहे पूरी तरह नष्ट होने वाले हैं। दो ट्रेचरी, उनको विश्वासघात, ट्रेचरी यानी विश्वासघात के तहत उनको मारा जाएगा। द इशू इज द लॉस ऑफ 900 कोकोनट्स एवरी मंथ, क्योंकि हर महीने 900 के लगभग जो नारियल हैं वो क्या हो रहे हैं? नष्ट किए जा रहे हैं चूहों के द्वारा। द सोल मीन्स ऑफ अवर लाइवलीहुड, जो कि हमारे जीविका का पूर्णतया साधन है। फॉरगिव अस, फॉरगिव अस, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें, क्योंकि अगर वो चूहों को नहीं मारेगा तो चूहे सारे नारियल की फसल को नष्ट कर देंगे, तो फिर लेखक और उसका परिवार क्या खाएगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा। अब फिर चेंज होता है सीन। आफ्टर शॉपिंग फॉर 2 hours,
माई वाइफ रिटर्न होम। 2 घंटे की शॉपिंग है, 2 घंटे का बाजार करने के बाद उसकी पत्नी उसके घर वापस आई। Along with other items of purchase was a large tin of rat poison। बहुत सारी चीजें घरेलू सामान की खरीद के लाई, उसी के साथ में उसने एक बहुत बड़ा टिन किसका खरीदा? रेड पॉइजन, चूहे मारने वाली दवाई का खरीदा। द पॉइजन वॉज मिक्सड विद बनाना, rice, tapioca and kept all over the place beneath the coconut palms as well। अब जो जहर था वो किस में मिलाया गया? विश्वासघात के लिए बनाना, केलों में मिलाया गया, चावल में मिला के रखा गया, टेपियोका एक प्रकार का मीठा खाद्य पदार्थ है उसमें मिलाया गया, और जहां जहां नारियल के वृक्ष थे और उनके वहां पर ये चूहों मारने वाला जहर रख दिया गया। अब इन 4 days, लगभग 4 दिनों में ही 5 hens, 5 मुर्गियां, 12 squirrels, 12 गिलहरियां, 200 rats, 200 चूहे और एक बिल्ली disappeared behind the curtain of time, मतलब समय के दृश्य के पीछे, वो समय के पर्दे के पीछे हमेशा के लिए नष्ट हो गए। तो यहाँ तक बच्चों हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें हम सेकंड पार्ट में आगे का लेसन कंप्लीट करेंगे।